पब्लिक फाइनेंस इन शुक्र नीति साहब, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है क्योंकि ये भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का प्रोवाइड करता है। Besides discussing the duties of the king and the function of his ministers and officers, the work describes the problems of foreign policy and methods of warfare. Warfare, लड़ाई कैसे करनी है. Civil administration is described in very great detail. We get a vivid picture, यानी clear picture of judicial administration. Interesting and minute details are given about the underline करो seating arrangement in the royal court in formal occasions. तो डिटेल किसके बारे में? सीटिंग अरेंजमेंट इन द रॉयल कोर्ट। तो रॉयल कोर्ट में बैठने वाले कैसे बैठेंगे फॉर्मल ओकेजन्स पे, यानी जो भी डिस्कशन वगैरह करने के टाइम पे। और जितने भी डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फ्यूडेटरीज, फ्यूडेटरीज का मतलब पब्लिक, लोग, पीपल और उनकी इनकम के बारे में। द पोर्टफोलियोज ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स आर गिवन इन दिस वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी यहाँ पे भी बताया गया कौन मिनिस्टर क्या काम करेगा। इट enables us to have a clear picture of the day-to-day working of the ministry with the assistance of the secretaries and under the control of the king. Unlike any other works, Shukra gives us the percentage of the state income, underline ये करना है, to be spent on different items. There is a section dealing with the army administration and how the soldiers were to be recruited, trained and paid, यानी सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका पेमेंट कैसे किया जाएगा। एंड हाउ मार्शल टाइप्स ऑफ एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वर टू बी सिलेक्टेड, यानी जो फौज के लिए हाथी घोड़े सिलेक्ट करना उसके लिए भी बताया गया था। और वेपन कैसे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इन मॉडर्न टाइम्स 4 कैनन्स, यानी 4 कैनन का मतलब स्टैंडर्ड होता है, 4 स्टैंडर्ड बनाया गया। तो मैक्सिम, मैक्सिम यानी एजम्पशन ऑफ टैक्सेशन, एक तो इक्वालिटी ऑफ सर्टेनिटी ऑफ कन्वीनियंस एंड ऑफ इकोनॉमी, 4 चीजें होती है, सबको इक्वली टैक्स देना है। दूसरा सर्टेनिटी, यानी मतलब चौकस टैक्स तो देना पड़ेगा, कन्वीनियंस से टैक्स देना है, और इकोनॉमी यानी उसमें कर कसर। ये एडम स्मिथ ने डिस्क्राइब किया। द लेटर राइटर्स एडेड इन दिस लिस्ट कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, और बाद में ऐड क्या किया गया कैनन्स कौन कौन से, प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सिंप्लिसिटी और डाइवर्सिटी के। मोस्ट ऑफ दीज कैनन्स वो शुरुआत में शुक्र नीति सार के अंदर थे ही। अ कलेक्शन ऑफ वेल्थ बाय वन पर्सन, उसको ट्रेजर बोला जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ट्रेजर इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, लोग धन दौलत क्यों कलेक्ट करेंगे, राजा क्यों करेगा ऐसा, तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, सब्जेक्ट एंड फॉर द, यानी और प्रजा के लिए, एंड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, और बलिदान के लिए। देयर these leads to the king's happiness in his life, in this life and thereafter, otherwise it leads to misery and hereafter, otherwise, यानी अगर समझो कि राजा खुश नहीं हुआ ने तो प्रजा भी खुश नहीं रह सकती, सिंपल। द कलेक्शन that is made for wives and children as well as for self enjoyment leads to hell and does not give happiness hereafter, यानी राजा को खुश करने के लिए सब कुछ धन दौलत कमाने की है, लेकिन अगर तुमने बच्चे और बीवी के लिए कमाए पैसे, खुद के लिए पैसे कमाए, तो तुम जहन्नम में जाओगे। समझ ले। In normal lives, normal times, the king should not increase his treasure by augmenting punishment, पर राजा सिर्फ पनिशमेंट को ऑगमेंट यानी इंक्रीज करके, ऑगमेंटिंग यानी इंक्रीजिंग, increasing punishment, land revenues and duties, and by taking dues from holy places and properties consecrated to divine purposes. Consecrated यानी allotted, given, डेडिकेटेड लिख सकते हैं इसकी जगह पे अपना, जो डिवाइन पर्पसेस के लिए यानी दैवी शक्तियों के लिए जगह बनाई गई है ना, वहां से राजा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। व्हेन द किंग इज प्रिपेयरिंग टू मेंटेन एन आर्मी टू डिस्ट्रॉय द एनिमी,
he should receive from the people special grants of fines and duties, etc. Enhanced collections are available only under exceptional circumstances. Enhanced यानी ज्यादा कलेक्शन अगर चाहिए ना तो हर बार नहीं मिलेगा आपको, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको मिलेगा। वेल्थ रिच मैन के पास से मिलेगी उसको, एंड इन टाइम्स ऑफ डेंजर, वो भी कब, जब डेंजर में हो ना पूरा राज तब। बट वेन इज फ्री फ्रॉम डेंजर, तो उसको जितना भी पैसा लोगों के पास से उसने लिया था वो वापस दे देना चाहिए। डेंजर के टाइम पे जो पैसा लिया था ने, वो जब डेंजर खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको रिटर्न कर देना चाहिए। लोन्स आर प्रिस्क्राइब फ्रॉम रिच पीपल इन difficult times. These, however, should be repaid as soon as the danger is over with interest. लिखा है ना कि रिच पीपल के पास से लोन ले सकते हो लेकिन वापस रीपे करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ। द प्रेजर शुड बी सो गवर्न दैट इट मे मेंटेन द सब्जेक्ट्स एंड द आर्मी मे बी मेंटेन फॉर, अंडरलाइन करो, 20 years विदाउट फाइन्स। लैंड रेवेन्यूज एंड ड्यूटीज, यानी राजा के खजाने में 20 साल तक का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, 20 साल तक के पैसे संभाल के रखे हुए होने चाहिए, यानी अगर आज खत्म भी हो जाए ना पैसे आने के तो भी अपने 20 साल तक चला सके। Subjects whose wealth is little should be maintained, and officers whose wealth is moderate, and also officers whose wealth is considerable should be sustained by the state. यानी क्या लिखा गया है कि जिनके पास कुछ संपत्ति है, कुछ धन दौलत है, कम है यानी, तो उन लोगों को क्या किया, स्टेट की तरफ से मेंटेन किया जाएगा, बाकी सब लोगों को, बाकी सब लोग स्टेट को मेंटेन करेंगे ऐसा। बट द रिच मैन हुज वेल्थ इज एक्सेसिव एंड हुज those who are richer than the king of low character are to be not to be maintained. The wealth is said to be low, which is sufficient for 12 years. यानी ये 12 साल की वेल्थ उसके पास से जमा कराने की है, किन रिच लोगों के पास से। दैट इज सेड टू बी, ये आएगा एमसीक्यू में, मध्यम या तो मिडलिंग, विच इज इनफ फॉर 16 years, यानी 16 साल के लिए। इन दोनों के बीच 12 साल और 20 साल के बीच क्या आएगा, 16 साल। एंड गुड वेल्थ इज दैट विच इज सफिशिएंट फॉर 30 years, और जिसके पास बहुत ज्यादा है, किंग के पास ज्यादा धन दौलत कब मानी जाएगी, 30 साल तक जब चले न तो। शुल्क, शुल्क यानी ड्यूटी, कर, टैक्स, is the king's share received from the buyer and seller. The regions of sulka or duty are the marketplaces, the street and the mines. Duties goods के ऊपर सिर्फ एक ही बार लगानी चाहिए, and the duty should not be realized more than once. यानी कोई भी तरह से 2 बार टैक्स नहीं लेना है। The king should receive the 32nd 32वां हिस्सा, 32nd अंडरलाइन करो, ये आएगा एमसीक्यू में। सेलर या तो बायर से 32nd पोर्शन उसको लेना चाहिए। The 20th or 16th part, as the duty is not a setback on the price. The king should not realize duty from the seller when he receives what is less. देखो अब ये भी याद रखो कि अगर सेलर को अपने कॉस्ट से कम पैसा मिलता हो ने, तो सेलर के पास से पैसा नहीं लेना है टैक्स का, बायर के पास से लेना है, क्योंकि एक नुकसान में तो दूसरा फायदे में होगा ना। अगर सेलर और बायर दोनों फायदे में है तो दोनों के पास से वो 1/16 यानी 16वां भाग ले सकता है। He should receive it from buyer after seeing that he is a gainer. लिखा है ना कि अगर वो गेनर है तो बायर के पास से रिसीव करेगा। If the seller of the commodity is at a loss, no duty is to be realized from him, but it is to be realized from the buyer. यानी अगर बायर फायदे में तो बायर पैसा देगा, सेलर फायदे में तो सेलर पैसा देगा। The king should receive rent from peasant in such a way that he not be destroyed. उसको खत्म नहीं कर देना है। पीजन के पास, यानी पीजन यानी खेत मजूर, इन्हें पीजन कहेवाय। खेती में खाली काम करे पर मालिक ना हो તેને પીજન કહીએ। It is to be realized in the fashion of the weaver of the garland, not of the coal merchant. The coal merchant sets fire to the woods to make charcoal and thus destroys the whole property. कोल मर्चेंट क्या करेगा, कोल मर्चेंट चारकोल बनाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी को आग लगा देगा और इसमें से कोयला निकलेगा, पर गार्लेंड बनाने वाला क्या करेगा, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो फूल तोड़ेगा और उसमें से माला बनाएगा। तो अपने को इस तरह से राजा को ऐसे रहना चाहिए कि जब भी वो रेंट कलेक्ट करे पीजन के पास से तो पीजन को नुकसान नहीं होना चाहिए।
The king should realize 1/3, 1/4 and 1/2 comes from the places which are irrigated by tanks, canals and wells and by rains and by rivers taken as government revenue respectively. यानी मतलब तुम किसी भी तरह से सिंचाई का यूज करते हो ने, यानी मतलब खेतों में पानी जा रहा हो और पानी की सुविधा सरकार की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से, राजा की तरफ से मिली हो, तो इसमें 1/3, 1/4 एंड 1/2 जैसे जैसे तुम्हारी कंडीशन, वेर रिवर्स आर इरिगेटर्स द कल्टीवेशन इज सर्टेन, है ना, जहाँ नदी वहां से पानी लाया जाता वहां पता ही है कि पानी मिलेगा ही, इसलिए वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, एज इट में बी टेकन एज गवर्नमेंट रेवेन्यू। यानी वो जो रिवर, वो जो पैसे है सबके सब गए, यानी वहां पे जो भी फसल उगती है ना वो सारी की सारी फसल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। द किंग शुड रियलाइज फ्रॉम मिनरल्स एट द फॉलोइंग रेट्स, देखो ये भी, गोल्ड का आधा सरकार के पास, 1/3 सिल्वर का, कॉपर का 1/4 यानी 25%, जिंक के अंदर से 1/6 और यानी 16.25% होता है मेरे ख्याल से, 16 पॉइंट समथिंग, 16.33, नहीं 16.17%, आयरन एंड हाफ ऑफ ग्लास एंड लेड आफ्टर एक्सपेंसेस हैव बीन मेड। पर याद रखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात समझ लो कि जितना प्रोडक्शन होता है ना उसमें से पहले खर्चा माइनस करेंगे, फिर जो बचता है तुम्हारे पास उसका अदा करना है, सीधा अदा नहीं करना है डायरेक्टली। द किंग शुड रियलाइज फ्रॉम पीजेंट एंड अदर्स आफ्टर नोटिसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, he should realize 1/3, 1/5, 1/7, 1/10, 1/20 from the collectors of grasses and goods, सबके पास से अलग अलग, जैसी जिसकी जमीन, इफ द पीपल अंडरटेक न्यू इंडस्ट्रीज, तो किंग उसके पास से तब तक डिमांड नहीं करेगा जब तक उसका प्रॉफिट उसके एक्सपेंडिचर का ट्वाइस यानी डबल ना हो जाए, खर्चे से डबल कमाने लगे ना तब उसके पास से टैक्स लेना है, उसके पहले नई इंडस्ट्री के पास टैक्स नहीं लेना है। द किंग शुड प्रॉम्प्टली रियलाइज द लैंड रेवेन्यूज, वेजेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, ब्राइब्स, क्या लिखा है, ब्राइब यानी रिश्वत भी आ गई इसके अंदर, एंड रेंट्स विदाउट एनी डिले, हर चीज में कोई भी डिले नहीं करनी है तुम। द किंग शुड गिव टू ईच कल्टिवेटर द डीड ऑफ रेंट हैविंग हिज ओन मार्क यानी सील, जितने भी कल्टिवेटर है सबको राजा की मुहर के साथ में एक डीड यानी डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि तुमको कितना टैक्स देना है। हैविंग डिटरमाइंड द लैंड रेवेन्यू ऑफ द विलेज, द किंग शुड रिसीव इट फ्रॉम one rich man in advance or as a guarantee for the payment, or the king should appoint an officer called gramapas by paying 1/16, 1/12, 1/8 और 1/6 of his own receipt। वो क्या करेगा, एक इंसान गारंटर बनेगा बाकी सबका उस इलाके के, तो बाकी सबका वो पेमेंट करेगा, पहले वो गारंटी देगा तब जाके बाकी सबकी बात मानी जाएगी। Having divided the whole land into several proprietorship, the king should collect the revenue from and through the man who is responsible for the total dues of the village। यानी यहाँ पे बताया गया कि रेवेन्यू सिर्फ एक ही इंसान के पास से कलेक्ट किया जाएगा, वो कोई घर घर उघराने नहीं जाएगा, वो गांव के अंदर किसी एक मुखिया को अपॉइंट कर देगा, वो जिसको ग्राम आवास बोला जाता है, वो क्या करेगा सबके पास से टैक्स उघरा के उसको दे देगा। The taxation of succedanity is largely similar to the traditional Indian pattern of taxation. The main theme has in fact been of taxation being human, generous, compassionate and tender। पहले क्या लिखा है, ह्यूमन यानी इंसान, यानी मानवीय के बारे, इंसानियत वाला होना चाहिए, जनरस उदार दिल खोल के, कंपेशनेट यानी सिंपैथी लेके, और लास्ट में लिखा है टेंडर यानी सॉफ्ट हार्टेड। Revenue collection in अर्थशास्त्र, कौटिल्य is considered the greatest political scientist India, अंडरलाइन करना ये MCQ। अब अर्थशास्त्र के अंदर सब चीजों के बारे में बता गया, अपने सीधे ने अर्थशास्त्र मोर मैनुअल से शुरुआत करनी है। The अर्थशास्त्र is more a manual for the administrator than a theoretical work on politics जिसको बोलते हैं वो, discussing the philosophy and fundamental principles of एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। यानी मतलब इसकी फिलोसॉफी है ना, याद रखो इट इज जस्ट लाइक अ बुक ऑफ सरमन, यानी उपदेश देने वाली बुक है, ऐसा मानते हैं।
taxation and revenue collection comprise one of the most significant and important aspects of any system of administration and governance. The basic structures of taxes, ultimately providing for revenue collection for the state machinery, are the basis of state functioning. The plans of societal development and the overall progress of the state should be materialized only when the condition of public finances is conducive यानी helpful, beneficial. रिप्लेस कर दो हेल्पफुल, एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं. To the state efforts in the direction, obviously the state, the treasury यानी कोषा had been given much importance amongst the 7 constituent. इसको इन्हें प्रकृति बोलते हैं. प्रकृति यानी प्रकृति बोलते हैं ना, ऐसा प्रकृति यानी ऐसी 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है. एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग हैज ऑलवेज कंसीडर्ड द इशू ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू बी ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस एंड दिस इज व्हाई अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने बताया उसके अंदर एबंडेंट ट्रेजरी यानी कोष के अंदर यानी पैसा ही पैसा राजा के पास पहले होना चाहिए. और ये 7 अलग अलग अंग जो कल मैंने समझाया था सप्तंग, 7 अंगों में से एक है. Kautilya discusses the methods of revenue collection along with describing the modes of taxation with specification of levying normal and additional taxes in different conditions and on different categories of citizenry. Citizenry यानी प्रजा है तो पब्लिक बोलते हैं उसको, कल लिखाया था मैंने ये. यानी कौटिल्य ने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाना चाहिए उसके बारे में सब बताया इन द लार्जेस्ट चैप्टर अर्थशास्त्र के अंदर. देखो ये पूरा जो नीचे आपको कितने 32 अलग अलग चीजें लिखी है. सन्निधात्री ये कौन है? स्टोन का डायरेक्टर. फिर समाहर्त्री रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर है. फिर अक्षपटल अध्यक्षा वो कौन? अकाउंट और रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला. कोषाध्यक्ष उसको ट्रेजरर यानी सेक्रेटरी खजांची बोलेंगे. फिर अकार अध्यक्षा ये कौन है? डायरेक्टर ऑफ माइंस. लोहाध्यक्षा मेटल्स. फिर लाक्षण अध्यक्षा यानी मिंट मास्टर सिक्के बनाने वाला. फिर रूपादा राशाका ये कौन है? एग्जामिनर ऑफ कॉइन, सिक्के को पहचान करने वाला. फिर खान्य अध्यक्षा यानी खान बोलते हैं ना खनिज की, उसमें से यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस हुआ. फिर लावण यानी सॉल्ट. फिर सुवर्ण तो गोल्ड. फिर कोषागार अध्यक्षा कोष्ठागार बोलते उसको, कोष्ठागार अध्यक्षा यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ मैगजीन. फिर पान्य अध्यक्षा ये ट्रेड. फिर कुप्य अध्यक्षा यानी फॉरेस्ट. कुप्य यानी फॉरेस्ट, उनकी लैंग्वेज में जो बोला जाता था उसको ट्रांसलेट किया है. फिर आयुधगर अध्यक्षा ये आर्मरी यानी जो जहाँ हथियार रखे जाते हैं उस जगह का. फिर पौटव अध्यक्षा वेट एंड स्टैंडर्ड्स के लिए. फिर मान अध्यक्षा लैंड एंड टाइम मेजरमेंट के लिए. फिर शुल्क अध्यक्षा यानी कस्टमर टोल्स मतलब ये टैक्स कलेक्ट करने वाला. फिर सूत्र अध्यक्षा ये यार्न्स और टेक्सटाइल के लिए. फिर सीता अध्यक्षा ये एग्रीकल्चर के लिए. फिर उसके बाद में सुर अध्यक्षा कमिश्नर एक्साइज का. फिर गणिका अध्यक्षा ये कॉर्टिजेंस एंड ब्रोथेल्स जो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस चलाने वाले उसका भी अध्यक्ष होता था. फिर सन अध्यक्षा या तो सुन अध्यक्षा एनिमल स्लॉटर के लिए जानवरों को काटने वाले.
फिर गोध्यक्षा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कैटल, जानवरों के लिए। अश्व के लिए यानी हॉर्सेस के लिए। हस्त्य यानी हाथियों के लिए। रथ के लिए भी अलग है। पत्य यानी इन्फंट्री, बराबर, कमांडर ऑफ इन्फंट्री यानी फौज के लिए। मुद्रा यानी पासपोर्ट। फिर विविध, विविध यानी पास्चर लैंड, जो बंजर जमीन पर, बंजर नहीं है, यहाँ पे इन्हें घास उगाया जाता है जिसके अंदर जो भेड़ बकरियां वो चराई जाती है। फिर नागरिक, सिटी सुपरिंटेंडेंट। A prosperous treasury and ample reserve fund were considered to be the essential elements of the state by ancient Indian thinkers. याद रखो कि फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की अगर खराब हुई ना, तो इसका मतलब इसको सबसे ज्यादा सीरियस कैलामिटी के अंदर से गिना जाता था। जितने भी इंडियन अथॉरिटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल ट्रेजरी। याद रखो इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस इस पे दिया कि खजाना भरपूर होना चाहिए राजा का, क्योंकि राजा का खजाना अगर बराबर होगा ने तो तुरंत कोई भी अटैक का सामना किया जा सकता है। और मौर्य पीरियड के पहले भी यही चीज बार बार दोहराई जाती थी सबके बीच, सबके द्वारा। द किंग वॉज नेवर टू फॉरगेट दैट नथिंग एक्सपोज हिम टू ग्रेटर हैट्रेड देन ऑपरेसिव टैक्सेशन। अगर किसी को ऑपरेसिव यानी मतलब बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती से अगर तुमने टैक्सेशन लगाया ने, लागू किया ने, तो वो सबसे ज्यादा हैट्रेड यानी नफरत फैलाएगा। हैट्रेड यानी नफरत फैलाना। The criterion of equitable taxation was that the state on one hand and the agriculture or the trader on the other should both feel that they have got a fair and reasonable return for their labors. उनको यानी बराबर से पैसा मिला है, उनको लगना चाहिए। और ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर टैक्सेशन नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है, अर्निंग के ऊपर नहीं होता। जितना कमाते उसके ऊपर नहीं, पर जितना नेट प्रॉफिट बचता है ना लास्ट में उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। एन आर्टिकल, वो कभी भी एक ही बार टैक्स लगाया जाता था, लेकिन दो बार तो कोई भी बार टैक्स नहीं लगता था। ये सब इसके समरीज है जो अपने आगे पढ़ा है ना उसको। एक्स्ट्रा टैक्सेशन इम्पोज कब करेंगे? जब नेशनल कैलामिटी का टाइम आएगा ना, जब पूरी कंट्री के ऊपर जब मुसीबत आए ना, तो एक्स्ट्रा कलेक्शन करेंगे पैसे के, लेकिन वो विलिंगली दे, यानी सामने वाला अपनी मर्जी से पैसा दे ना, उस तरह से उससे बात करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस देयरफॉर इज क्रूशियल एंड इनएस्केपेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस वाज रियलाइज्ड बाय द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। रिकॉग्नाइज यानी फाइनेंस का मैनेजमेंट सब जगह पे सुप्रीम रखा गया था, क्योंकि पैसे होंगे ने तो जो राजा और राज्य दोनों प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आएंगे। रिकॉग्नाइजिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस, कौटिल्य स्टेट्स दैट ऑल अंडर वैल्यूज डिपेंड्स ऑन फाइनेंस, यानी सब चीजें फाइनेंस पे डिपेंड करती हैं। द किंग शुड लुक टू द ट्रेजरी फर्स्ट, सबसे पहले उसको अपने खजाने की तरफ देखना चाहिए। और मेन ऑब्जेक्टिव से देखो, उसके बाद में दो तीन लाइन छोड़ के, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर ट्रू टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द स्टेट on a sound footing and help the state achieve its aim and deals through financial policies. The essential role of public finance, स्टेट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में हार्मनी यानी मैचिंग क्रिएट करना। खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, आवक ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा बताया गया था। Cottle's perspective on public finance is similar to the modern one in several respect. कौटिल्य ने जो बताया वो आज के जमाने के साथ में भी इतना ही यानी रिलेवेंट है। It is because of the meticulous care which Kautilya deals with questions pertaining to finance that the Arthashastra is also known as treatise on applied science finance। sorry, treatise का मतलब आर्टिकल, treatise का मतलब होता है आर्टिकल, और meticulous यानी केयरफुल, फर्स्ट लाइन में ना। Kautilya's Arthashastra is not merely a theory of political economy, but it is also a treatise on applied finance and it embodies the best teaching and best thought of the time on public finance। यानी जो पब्लिक फाइनेंस पे जितना भी अच्छा काम हुआ है ना, वो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट अगर बोले वो जमाने का, तो वो अर्थशास्त्र के अंदर लिखा गया है।